जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये सेट नंबर 4 है जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट समाप्त किया जा चुका है। खान सर का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट समाप्त किया जा चुका है। BSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो भी पढ़ाया जा चुका है। अगर आप मेरे चैनल से बिलोंग करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाइए और वहां से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। तो आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी तो होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी तो होती है। सरकार के प्रमुख कितने अंग हैं? तो प्रमुख जो है रूप से 3 अंग हैं। कौन कौन? एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वहीं पर हम अगर संसदात्मक की बात आई है तो संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो कौन है? वो ब्रिटेन है, जबकि अमेरिका अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ध्यान में रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 312, कौन सा? अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध इसमें एक चर्चा आया हुआ है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रारंभ करना जो है प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा के सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? VVI क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बहुलवाद। अच्छा, बहुलवाद होता क्या है? तो बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार समाज की शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर के अनेक समूह में बटी होती है। वहीं बहुलवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो बहुलवाद विचारधारा के प्रवर्तक जो थे वो जर्मन के समाजशास्त्री गिरियक, नोट करिएगा, गिरियक तथा ब्रिटिश के जो विद्वान थे, नाम था मेटलैंड। क्या नाम था उनका? मेटलैंड को माना जाता है। ये दोनों बहुलवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। वहीं अगर हम समाजवाद की बात कर ले तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उत्पादन, वितरण और संग्रहण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हुए हैं? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, 53 पद जो है दोस्तों सृजित हैं। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है कि बिहार राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग यानी BPSC की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जॉन रस्किन यानी अनटू दिस लास्ट ये बुक का नाम है, ये बिल्कुल सही है। जिवोनी
डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी सही है। पामर एंड जर्किन्स इंटरनेशनल रिलेशन, से तीनों के तीनों सही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री नहीं, बल्कि जो 2-3 इनका फेमस बुक है, जैसे हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जबकि व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा था? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, ध्यान में रखेंगे। किसने? राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, एक है अतुल कुमार राय का एक फेमस बुक है चांदपुर की चंदा, क्या नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। चांदपुर की चंदा, ये जो बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी अतुल कुमार राय ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? आंसर लगाएंगे 7 का, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबंध नौकरशाही जो है वो संघीय व्यवस्था का नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली, अगर संघीय का चर्चा आया है तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से। तो प्रश्न का 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? 8 नंबर आंसर लगाएंगे, ये उद्योगपति के श्रेणी से ये नहीं चुने जाते। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो दक्षिणापथ के शासकों की कुल संख्या इन्होंने 12 बताई है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त हाउस होता है, यहाँ पे तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन सा था? तो आपका आंसर ध्यान में हो रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वीवीआई क्वेश्चन है, जहादर शाह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अंतिम शासक पूछ रहा है इसलिए मोहम्मद शाह लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसके बारे में थोड़ा सा मोहम्मद शाह के बारे में जान ले। शराब एवं सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रशासन के प्रति जो है उदासीनता के कारण उसे यानी मोहम्मद शाह को और रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रंगीला बादशाह के रूप में भी जाना जाता था। वहीं 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया और ईरान लौटते समय वह यानी किसने? नादिर शाह ने जो है मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर चला गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जरा स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यही गलत है। अच्छा, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जरा मैं आपको बता दूं कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों अलग अलग मुद्दों पर उभरे हुए थे, परंतु इन दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। बाद में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन को भी अप्रासंगिक हो गया, यानी वापसी कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट जरा हम पढ़ ले। क्या कहता है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, बिल्कुल सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में थे, ये स्टेटमेंट गलत है, चूँकि अशोक जो है अरामाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि तीनों का प्रयोग जनरली करता था। अशोक अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का चर्चा किया, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं। 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उस साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ थी? तो पहले राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर कह ले। बाद में दूसरी राजधानी की बात आती है तो आप मथुरा लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लंगर की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो तलवंडी यानी जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है, ये उन्होंने वहाँ जन्म लिए थे। करतारपुर में है ना, एक केंद्र स्थापित करने से पहले ये कई यात्राएं की, ठीक है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत
उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया गया था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते थे, जिसे क्या कहते थे, कहा जाता था, उसे हम लंगर कहते हैं, ठीक है, लंगर कहा जाता था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जिस जगह की नियुक्ति की थी उसे धर्मशाल कहा गया और आज उसी को क्या कहते हैं, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 15 का मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं कि अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का शासक था, ये गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसकी स्थापना 1347 में हुई। पहली राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया, यानी गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर में विभाजित किया गया। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था कौन? तो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 1347 ईस्वी में जो है दोस्तों हसन बहमन शाह, जिसका नाम था जफर खान, इन्होंने, है ना, इसे हसन गंगू के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे, हसन गंगू के भी नाम से इसे जाना जाता था। इन्होंने ही जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंदू साम्राज्य की स्वराज की स्थापना वर्ष किस वर्ष लिखी गई थी? माफ़ कीजिएगा, क्या है, एक बार फिर से पढ़ लें कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। 16 का आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों की सही कालानुक्रम लगाइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और अंत में सामूगढ़ का युद्ध। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो नोट कर लीजिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करिए। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 ईस्वी को। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 26 जून 1539 ईस्वी को। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। आंसर लगाएंगे जून 1948 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको आंसर बता दूं, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले होगा, कब हुआ था, ये 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब हुआ था, तो ये फरवरी 1918 ईस्वी में हुआ था, फरवरी मार्च के दौरान 1918 ईस्वी में। इसके बाद खेड़ा आंदोलन जो है दोस्तों ये 22 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखेंगे। दोनों 18 अप्रैल को ही 1918 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अफसोस ये है कि ये कब शुरू हुआ था, ये जो अहमदाबाद जो है वो फरवरी में ही शुरू हो गया था और खेड़ा मार्च में। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अगस्त 1920 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3241। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में हुई थी। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 ईस्वी को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को दूसरे और ब्रह्मदत्त को तृतीय सत्याग्रह के रूप में चुने गए थे। तो इसमें आपको तीसरा पूछ रहा है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न के श्यानता की इकाई क्या है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉइजूली। निम्नलिखित युग्म में से किसका एसआई मात्रक एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 23 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि का तरंगधैर्य के द्वारा। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जान ले कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। किससे, तो कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। लेकिन आवृत्ति और तरंगधैर्य जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगधैर्य पर निर्भर करती है। इसलिए आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अगर इसमें जो है वो आवृत्ति दे देता तब तो आप वहाँ लगा देते हैं आंसर, लेकिन नहीं दे रखा है, इसलिए आप तरंगधैर्य लगा करके आ जाएंगे
ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान घर्षण बल शामिल होता है, यानी 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों के तीनों है, डेल्टा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, कहता है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु यानी किसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेशस नहीं पाया जाता? तो आंसर लगाएंगे केचुआ में नहीं पाया जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है और आप सब जानते भी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होगा? कह रहा है कि किस माध्यम से न्यूनतम होगा? तो सबसे पहले तो स्पीड होना चाहिए लाइट का, लेकिन यहाँ पर जो होगा सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 4 कांच में। अच्छा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जरा जान लीजिए। तो 3 × 108 यानी 3 × 10⁸ माइनस 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में। इसके बाद जो है जल में कितना होता है? तो जल में जो होता है दोस्तों वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर हम कांच की बात कर ले तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है तो सबसे कम किस में होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में से कौन सा आबंध होता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आपको बता दूं कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री कठोरता है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलती है। तो आंसर तो हो जाएगा 4 नंबर। जरा इसके बारे में जान लीजिए। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय जो संरचना होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। साथ ही साथ हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट की कठोरता बहुत ही निम्न होती है। ध्यान में रखेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 CaO। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप रिएक्टर स्केल में मापेंगे। इसका मेजरमेंट का जो रेंज होता है यानी वो 1 से 9 होता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कहा जाता है कि रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले इकाई की तुलना में 10 गुना तीव्र होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बाकी जो सिस्मोग्राफ आपको दिख रहा है तो सिस्मोग्राफ से भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? तो जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो आपको थकान महसूस होने लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है? तो बायोगैस का नाम है तो आप मीथेन लगा करके जाएं। ऑप्शन नंबर 1 एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक है, ये एल्किन है और CnH2n-2 एल्काइन है। ध्यान में रखेंगे, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आपसे एल्केन पूछा था। कह रहा कि सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये तीनों इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैलियो वनस्पति के अंदर जो अंतर्गत जो है जो दोस्तों हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। किसका? पादप जीवाश्म का, न कि जंतु जीवाश्म का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान में रखेंगे कि भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी। तब आप प्रोफेसर
बिरबल साहनी, नाम नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर बिरबल साहनी को जो है दोस्तों वो भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न के अधिकांश कीट श्वसन करते हैं कैसे? तो वातक तंत्र से। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आंसर लगाइएगा आलू। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएंगे हरित पादप। इसके बाद द्वितीय में आएंगे कौन? जो हरित पादप को खाते हैं। इसके बाद तृतीय में आ जाएंगे जो सब कुछ खाते हैं, ऑलराउंडर। अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं होता है? तो आप एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन ये आप जानते होंगे, ये जो है वो डीएनए में उपलब्ध यौगिक हैं, जबकि टायरोसिन ये डीएनए में उपलब्ध यौगिक नहीं है, बल्कि क्या है? टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो एसिड है ना, जो कि स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो एसिड डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो एसिड में बनता है, मैंने अभी बता दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो खट्टे फलों जिसको साइट्रस कहते हैं में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में लिए जरूरी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इससे एक होने वाले रोग का नाम बताइए। इसको में स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो स्कर्वी रोग जो है दोस्तों वो इसी के वजह से होता है, जबकि विटामिन बी को जिसका नाम है विटामिन ए रेटिनॉल जिससे रतौंधी होता है, बी तो कॉम्प्लेक्स है, और डी जो है जिसमें क्या है रिकेट्स या सूखा रोग जिसको आप कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग यानी सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है कौन? तो जो सब कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ है, जबकि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश जो है यानी किस देश के नेहिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किर्गिस्तान का नेहिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, जबकि भारत के लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? आंसर लगाइएगा उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। अच्छा, इसका मुख्य थीम क्या रहा था? तो मेन जो थीम रहा था दोस्तों वो विकसित भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण। क्या है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, जो कि महिलाओं के प्रति प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के जो है वो प्रधानमंत्री को यानी इमैनुअल मैक्रोन को जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख रुपए से अधिक आबादी कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंदौर और सूरत को। क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर लगाइएगा 49 का ऑप्शन नंबर 1 जयदीप मुखर्जी। अच्छा, फेमस बुक अभी जो लेटेस्ट में बुक लिखा हुआ है शशि थरूर का, तो अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर का बुक है। और सलमान रुश्दी की हम बात कर ले तो सलमान रुश्दी का भी फेमस अभी बुक लिखा हुआ है विक्ट्री सिटी। कौन है दोस्तों? नोट करिएगा, विक्ट्री सिटी। और वहीं पर एक और है जादूनामा। क्या जादूनामा? अरविंद मंडलोई। किसने लिखा है? अरविंद मंडलोई इनका नाम है, मंडलोई। बुक का नाम क्या है? तो नोट करिएगा जादूनामा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 49 का 1 जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोट। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके देश के द्वारा किया जाएगा? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 इटली के द्वारा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया जाता है? तो चंदुबी का जिक्र आता है, तो आंसर लगाइएगा असम में। अच्छा, मणिपुर में संगाई महोत्सव। फेमस महोत्सव क्या है? तो मणिपुर में जो है दोस्तों संगाई है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या है, नोट करिएगा।
और नागालैंड जो कि आपको जानते हैं हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के 2024 के लिए चुना गया है? बीबीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आंसर लगाएंगे 5 सांसद को। प्रश्न के हाल ही में SC ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किस राज्य के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर लगाइएगा 53 का पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये सब बीबीआई क्वेश्चन है और अभी कमाल की बात यह है कि इसमें लगातार 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर का डाला हुआ ही है। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दी है? बीबीआई क्वेश्चन। आंसर लगाइएगा 54 का ऑप्शन नंबर 1 इटली के द्वारा। प्रश्न है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में भुगतान किया? आंसर लगाएंगे UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और पालिनी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो 56 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अनाईमुड्डी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये तो आप देखेंगे राजस्थान के खेतड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंड है? ये सॉरी लैंडलॉक, उसको माफ कीजिएगा, क्या है दोस्तों? लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब होता क्या है? यानी हिंदी में इसको भू आवेष्टित बोलते हैं, यानी वैसा कंट्री जो चारों तरफ जो है दोस्तों वो कंट्री से ही घिरा हुआ है। तो भू आवेष्टित देश में एक लाओस आ जाएगा और दूसरा अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न क्या है? कहता है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो 59 का सही आंसर लगाएंगे, यह शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो म्यांमार के साथ सीमा साझी नहीं करता वो सिक्किम। तो जो अब देख लीजिए जरा कि अरुणाचल प्रदेश यानी म्यांमार जो है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो म्यांमार जो है वो नोट करिए, एक तरफ म्यांमार लिख करके डैश दीजिए, म्यांमार लिखिए और डैश दीजिए और फिर आप लिखिए कि कौन कौन से भारतीय सीमा को टच करता है। तो म्यांमार टच करेगा अरुणाचल प्रदेश को, इसके बाद मिजोरम को, मणिपुर को और नागालैंड को। फिर भूटान को लिखिए और भूटान किसको किसको टच करेगा? तो असम को, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। फिर नेपाल लिखिए और डैश दीजिए, ये किसको टच करेगा? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को ये टच करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य बताइए। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो कायांतरित चट्टान नहीं है वो कौन है? ये बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान है। ये जो है बेसाल्ट वो कायांतरित होता है तो कौन सी चट्टान बनता है? तो शिष्ट चट्टान का निर्माण करता है। वहीं पर ग्रेनाइट जो है वो निश चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा लगाइए ना, जबकि रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और इंदिरा पॉइंट की बात कर ले तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? आंसर लगाइएगा, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या रहा था? तो 1985 से लेकर के 1990 तक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर 4 किसके जन्म दिवस पर? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, जो कि हॉकी का जिन्हें जादूगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आज भी कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाने वाले जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? लिम्बू, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि रियांग कहाँ का है? तो रियांग जो है वो त्रिपुरा का है। लिप्चा, लिम्बू, ये दोनों के दोनों मैंने बता दिया सिक्किम का है। अच्छा, अंगमी, एक है अंगामी और मिकिर, ये नागालैंड का है। और वासी की बात, ये यानी मिकिर जो है, इसमें मिकिर दिया हुआ है, ये कहाँ का है? अंगामी और मिकिर दोनों नागालैंड। और वासी की बात करें तो ये लक्षद्वीप का जनजाति है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? तो 1-2 सेकंड के लिए आप वीडियो रोकिए और आप आंसर लगाइए। उम्मीद है कि 50% स्टूडेंट जो है आंसर लगाइएगा, 17.5% जो कि गलत है। ये 2001 से 11 के बीच में जो है जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है।
तो वृद्धि दर जब आपसे पूछ रहा है तो 17.70 लगाइएगा। ये तो जनसंख्या कुल देश कुल वर्ल्ड के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वो इंडिया में निवास करती है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडले किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? आंसर लगाइएगा 68 का ऑप्शन नंबर 2, ये भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार थी। इन्हें 1956 ईस्वी में जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित किया गया था, साथ ही साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है चंडीगढ़ में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वहीं गांधीनगर का अगर जिक्र आता होगा तो गांधीनगर में जो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, देखिए 70 आपको मैच कराने का प्रश्न है कि एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दे दिया, दूसरा राज्य। तो जितना, पहले मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितना आपको समझ में आता है उतना खुद से कीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिए, शायद आंसर आपको ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। तो आप कितना जानते होंगे? आप जानते होंगे सिमलीपाल और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो एक का तो मुझे 4 मिल गया, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यानी 1 का 4 हमें टिक लगा दिए, सिमलीपाल उड़ीसा में। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। इसके बाद दिहांग और दिबांग आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो 4 के बाद 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा ऐसे ही करेक्ट निकल करके आ जाता है, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? आंसर लगाइएगा O3 को, यानी ओजोन को, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों पम्पास। क्या? पम्पास। प्रेरी कहाँ का है? तो प्रेरी है उत्तरी अमेरिका का, जबकि स्टेपी जो है दोस्तों मध्य एशिया या पूर्व यूरोप का है। और वेल्ड कहाँ का है? तो वेल्ड जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में कौन सा? तो डाउन्स नाम का घास का मैदान है, ध्यान में रखेंगे। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है? तो वो है चाइना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद है तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।